तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा इटली ने। डेविस कप ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है जिसको अभी इटली ने जीत लिया है। इटली ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। सबसे पहले 1976, फिर पिछले साल ही 2023 में और अभी 2024 में लगातार दूसरी बार। यहाँ पे इटली ने किससे हराया? फाइनल में नीदरलैंड को हराया है। पहली बार फाइनल में पहुंचा था नीदरलैंड और उसको हरा दिया इटली ने। यहाँ पे इटली को लीड किया इटली के ही जो प्लेयर हैं जेनिक सिनर ने, और ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे? ये मेलगा स्पेन में हुआ। इसका आयोजन 19 से लेके अभी 24 नवंबर 2024 तक ये हुआ। और डेविस कप का जो फाइनल है ये हार्ड कोर्ट पे खेला गया था। अब तक इसमें जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है वो अमेरिका है। 32 खिताब जीत चुकी है इसके। भारत ने आज तक इसमें से कोई भी खिताब नहीं जीता, एक भी खिताब डेविस कप का नहीं जीता। आपको याद होगा भी 2-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा था बिली जीन किंग कप के बारे में, जो कि महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है और इसे भी अभी इटली ने ही जीत लिया था स्लोवाकिया को हरा करके। तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा डेविस कप और बिली जीन किंग कप को याद रखना, क्योंकि इस बार का ये दोनों जीत लिया इटली ने। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है रनर अप कौन रहा। तो डेविस कप जो कि पुरुषों का है तो इसमें रनर अप नीदरलैंड रहा है, और जो महिलाओं वाला है जिसे आप बिली जीन किंग कप बोलते हो उसमें जो रनर अप है वो स्लोवाकिया है। इतना सा आप ध्यान में रखें। और टेनिस की जब भी बात आई है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको ये रिवाइज कराता हूं कि जो इस साल के 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं वो आप ध्यान रखो, यहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आएगा। तो साल के जो 4 ग्रैंड स्लैम है कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। और इसमें वुमेन सिंगल जीता अरेना सबालेंका ने, बेलारूस के हैं। और मेन से डबल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। रोहन बोपन्ना ने अभी रिटायरमेंट ले लिया। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपको याद हो गया तो यूएस ओपन भी याद हो जाएगा, क्योंकि सेम है। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों सेम के सेम है। बाकी फ्रेंच ओपन में बात करें तो इसमें वुमेन सिंगल जीता है इगा स्विटेक ने, वो पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। विंबलडन ओपन इसमें वुमेन सिंगल जीता बारबोरा क्राजिकोवा ने, चेक रिपब्लिक से है। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से है। देखो, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन दोनों में मेन सिंगल जो जीता है वो कार्लोस ने जीता है, तो याद रखना आसान रहेगा। यहाँ पे कई बार स्टैटिक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, तो विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं नाम से एक कैंपेन शुरू किया? तो आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी। कौन सा मंत्रालय इनके पास? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो नाम है इनका अन्नपूर्णा देवी। और अभी इन्होंने नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नाम से एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, एक कैंपेन शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों जैसे कि जनता से और सरकार से सक्रिय कदम उठाने के लिए अपील करना। यह अभियान समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। इस पहल के तहत सरकार लिंग समानता को बढ़ावा देने, जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और वर्कशॉप्स का आयोजन करेगी। मतलब एक लाइन में कहूं तो इस अभियान, इस कैंपेन का उद्देश्य है लिंग आधारित जो हिंसा होती है उसको समाप्त करना। अच्छा, ये जो अन्नपूर्णा देवी है, अभी इनका नाम एक और कारण से न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने अभी शी बॉक्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य था कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने से। तो वो भी ध्यान में रखना। और ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने थे उन पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर वो कैबिनेट मंत्रियों के नाम आपको याद नहीं है जो नए बने हैं, तो उनको जरूर याद रख लेना। और उनके ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो एक बार देख लेना, सारे नाम आपको फटाक से याद हो जाएंगे। और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च करना क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय संविधान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर को। तो हर साल 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ भी है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। आप जानते हो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है या कौन कहे जाते हैं? बी आर अम्बेडकर जी। और 2015 तक इसी दिन को भारत में कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, कानून दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर आंसर होगा। और फिर 2015 में बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। तभी से हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं। अच्छा यूं बताओ, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही। भारतीय संविधान को अपनाने वाली संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? 299। और संविधान सभा के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं। किस समिति ने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को अंतिम रूप दिया था? तो प्रारूप समिति। तो ये कुछ मैंने आपको वन लाइनर प्रश्न कराए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो अभी भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? हरियाणा में, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहां पे। और पुरानी संसद भवन को क्या नाम दिया गया? ये प्रश्न याद है आपको, मैंने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा संविधान सदन। और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। इसका उत्तर होगा बिमल पटेल। बाकी वैसे डे वाला ये प्रश्न था। चलो नवंबर में अभी तक कौन कौन से डे हमने मनाए मैं आपको सारे रिवाइज करवाता हूं। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों की याद में विश्व दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल नेचुरोपैथी डे। उसके बाद 19 नवंबर को एक तो वर्ल्ड टॉयलेट डे था, इंटरनेशनल मेंस डे और राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी डे। और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, 21 नवंबर को भी 3 दिवस थे, विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड टीवी डे और विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलोसफी डे। तो ये नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में किसे अंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। तो भारतीय एक्टर है पंकज त्रिपाठी, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा अरुणाचल रंग महोत्सव ये भी 29 नवंबर 2024 को शुरू होगा और 5 दिसंबर 2024 तक चलेगा अरुणाचल प्रदेश में। यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। तो याद रखेंगे, इसके लिए राजदूत एम्बेसडर बनाया गया इसके प्रचार प्रसार के लिए पंकज त्रिपाठी को, जो कि एक एक्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नवंबर 2024 में विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा आर्मेनिया। तो वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन कहां पे हुआ? यरवन आर्मेनिया में 20 से लेके 23 नवंबर 2024 तक। 37 नंबर का इस बार ये एडिशन था। और भारतीयों में बात करेंगे, एक तो ज्योति सिहाग ने गोल्ड जीता है 55 किलोग्राम कैटेगरी में। दूसरा गोल्ड यहाँ पे ऋतिका हुड्डा लेकर के आई 76 किलोग्राम कैटेगरी में। और भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में अपनी महिला टीम को भेजा था, जिसमें दोनों महिला रेसलर्स ने गोल्ड जीता है। एक और गोल्ड हमारे पास आया, एस जयदीप लेकर के आए 74 किलोग्राम कैटेगरी में। ब्रॉन्ज वगैरह भी आए हैं, लेकिन मैं आपको गोल्ड के नाम याद दिलवा रहा हूं, इनके नाम ध्यान रखना। और रेसलिंग से आपको याद आएगा विनेश फोगाट का नाम, अभी संन्यास ले लिया इन्होंने इसी साल पेरिस ओलंपिक के बाद।
और एक साक्षी मलिक है, इनका नाम भी न्यूज में था, ये भी एक रेसलर है। लेकिन इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम क्या है? विटनेस। फिटनेस नहीं, ऑप्शन में फिटनेस आ जाएगा तो फिटनेस मत कर देना, विटनेस जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपसे पूछता हूं। अभी ये जो देश है अर्मेनिया, जहां पे इसका आयोजन हुआ, तो मैं अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है, हमने देख लिया। अर्मेनिया अभी न्यूज में था, 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। आपको बताना है ये न्यूज में क्यों था। हमेशा क्या होता है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और उसका उत्तर मांगता हूं, लेकिन अभी मैं आपको उत्तर बता रहा हूं और प्रश्न पूछ रहा हूं। अर्मेनिया न्यूज में था, क्यों था ये आपको बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, आप बताइए आंसर। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण किसने जीता? तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। तो गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, 2024 में इसका ये 40वां संस्करण था। कहां पे हुआ? गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में, और इसको जीत लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। किसे हराया फाइनल में? गंगटोक हिमालयन फुटबॉल क्लब को हराया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। चलो एक काम करते हैं, फुटबॉल से संबंधित जितने भी आपके 2024 में आपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े हैं वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, डूरंड कप 2024 जो इसका 133वां संस्करण था, और गुवाहाटी में जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है उसने जीत लिया मोहन बागान को हरा करके। उसके अलावा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन ये कहां पे होना है? डोमिनिकन रिपब्लिक। और इसी के लिए भी सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओहलंगधर को चुना गया। बाकी 48वां कोपा अमेरिका इसको जीत लिया, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया। यूएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसे यूरो कप कहते हैं, अभी स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है। 2023-24 यूएफए चैंपियंस लीग, इसे रियल मैड्रिड ने जीत लिया जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2029 जो होगा ये उज्बेकिस्तान में होगा, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री जो इसे होस्ट करेगा, और 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राजील में होगा। और इंडियन सुपर लीग 2023-24 मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब में होगा, मोहन बागान को हरा करके। संतोष ट्रॉफी जो अभी हुआ 2023-24 वाला संस्करण, सर्विस जीता गोवा को हरा करके। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसको भारत और बांग्लादेश ने जीता। अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश ने जीता नेपाल को हरा करके। मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप, जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं कल्याण चौबे। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को जीत लिया सीरिया ने। अभी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच मनोलो मार्केज बनाए गए जो स्पेन से हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जो भूटान में हुआ, भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। और 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी बाला देवी। अभी आपको याद है बैलन डी और अवार्ड 2024 दिया गया पुरुषों में रॉड्रिगो हर्नांडेज को जो कि स्पेन से हैं, और महिलाओं में एटना बोनमाटी को जो कि स्पेन से ही है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जो 22वां संस्करण था वो कतर में हुआ था, शुभंकर था लाइव, अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। और अभी 23वां संस्करण 2026 में होगा, 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और जो इसका 25वां संस्करण है 2034 में होगा सऊदी अरब में। 2034 में ही 22वें एशियन गेम्स भी होंगे। और अभी 2025 में सऊदी अरब होस्ट करने वाला है पहली बार, मतलब ये इसका पहला संस्करण है ई स्पोर्ट्स गेम्स का जो होस्ट करेगा सऊदी अरब ही। देखो फुटबॉल की बात है, पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। फीफा की स्टैटिक देख लो, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है ज्ञान इन्फिनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुत कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, सबका संबंध आपका फुटबॉल से है, तो ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई पहली बार
इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उनको बता रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस का जो एक्स्ट्रा शीट्स में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फुल डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है बिल्कुल फ्री में, डेली अवेलेबल होती है, आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। साथ में डेली की क्विज भी आपको मिलती है, जहां पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम पे ये सारे प्रश्न आप भूलो ना, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो क्विज और पीडीएफ आपको मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, या प्ले स्टोर पे जाकर के वहां से भी आप क्रिक एग्जाम टाइप करो और वहां पे क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन आ जाएगी, वहां से आप उसे इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो और इसका इस्तेमाल करो। बाकी सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। अब देखो, इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो नहीं आती है, पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं क्या बताया गया। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, रिपोर्ट का नाम क्या है और इसे किसने जारी किया है, ये ध्यान रख लो आप। तो अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है कौन, धर्मेंद्र प्रधान, अभी उन्होंने ही, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये नए बने अभी, इन्होंने वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को जारी किया जिसका नाम है जॉब्स एट योर डोर स्टेप। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि कौशल शिक्षा यानी कि स्किल एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो कौशल, जो स्किल्स स्कूलों में सिखाई जाती है, वे उस स्किल को यूज करके उनके इलाके के आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। मतलब इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्कूलों में सिखाए गए स्किल को उद्योगों की जरूरत के साथ जोड़ा जाए, ताकि छात्रों को पास के ही, उनके आसपास के जो उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है, वहां पे आसानी से नौकरी मिल सके। तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य है शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को, गैप को कम करना। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इस रिपोर्ट को लॉन्च करते समय उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के स्टेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट यानी कि स्टार्स नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूलों में बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो याद रखेंगे, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो गया और प्रेसिडेंट है अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक और भी कई तरह की रिपोर्ट्स जारी करता है। देखो, एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, लेकिन अभी उसकी जगह पे बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी किया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी ये जारी करता है। तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आनंद प्रकाश बड़ोला को। अच्छा, वैसे आपको पता है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए 26वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? एस परमेश शिवमणि। पर अभी ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया, उनकी मदद के लिए आप कह सकते हो। इनका नाम है आनंद प्रकाश बड़ोला। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आनंद प्रकाश बड़ोला इनका नाम है। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। के संजय मूर्ति, यह भी नया अपॉइंटमेंट है, नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने, यानी कि कैग जिसे आप कहते हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। बाकी भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो रुस्तम जी समिति। और इसको बनाने का उद्देश्य था समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना। आप जानते हो भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज का नाम क्या था? ICGS कुठार। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिस तरह से नौसेना में होता है INS इंडियन नेवल शिप। और इसके जो पहले महानिदेशक थे उनका नाम VA कामत था, अभी 26वें बन गए। उनका नाम है परमेश शिवमणि। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। और आपको याद है अभी समुद्र प्रताप के बारे में, भारत का पहला
भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये, जिसको बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए। समुद्र प्रताप इसका नाम है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो अभी सऊदी अरब के जेद्दा में आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन हो रहा है, जिसमें ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और इस प्रकार वे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है, मतलब ऋषभ पंत से 25 लाख रुपए कम। और इस तरह से वे दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और नाम काफी चर्चा में है, वैभव सूर्यवंशी का। ये बिहार से हैं, मात्र 13 साल इनकी उम्र है और आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने, याद है कितने में? 1.10 करोड़ रुपीस में। आईपीएल की बात करें, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और स्पॉन्सर टाटा है ही सही। इसमें सबसे सफल टीम की बात करोगे तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग है, 5 बार जीत चुकी है। अभी 2024 का जो 17वां एडिशन था, कोलकाता नाइट राइडर ने जीता था सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके। आप मुझे बताओ, अभी जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था, कौन सा संस्करण था और किसने जीता, किसे हराया? ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा फिर से हेमंत सोरेन। अभी ये 28 नवंबर को शपथ ले लेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, जो कि कई सारी पार्टियों का एक गठबंधन है और उसी पार्टी के नेता हैं ये हेमंत सोरेन। अभी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 हुए थे और फिर से इनकी पार्टी विजेता रही। एक बार फिर ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी 51 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और कई सारी पार्टियां आती है, तो ये जो इंडिया का गठबंधन है 56 सीटों पर जीत मिली है इनको। और आप कह सकते हो हेमंत सोरेन यहाँ पे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बार 2013 में बने थे, फिर 2019 में, अब 2024 में बनेंगे। अच्छा, आप तीसरी बार मत बोलिए, आप यूं बोलिए चौथी बार यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आपको पता है जब ये 2019 में दूसरी बार बने थे, फिर बीच में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको गिरफ्तार किया गया था और उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर जमानत पर रिहा हुए थे और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने उसी वक्त शपथ ले ली थी और इस तरह से अब ये चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो इस तरह से ये झारखंड के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो कोई नया बदलाव नहीं है, वही मुख्यमंत्री, कुछ नया याद नहीं करना है आपको। एक काम करता हूं, अभी जो नए मुख्यमंत्री बने थे जिन जिन राज्यों में पिछले 1 साल में, वो मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि देखो राजस्थान में, ये राजस्थान में दिसंबर 2023 में बने थे, मतलब अभी तो दिसंबर भी नहीं आया, तो पिछले 11 महीने में जहां जहां पे नए मुख्यमंत्री बने वो सारी लिस्ट आपके सामने है, ध्यान से सुनो। राजस्थान में बने थे भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में नायब सैनी, झारखंड में हेमंत सोरेन, मतलब फिर से बन गए, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, दिल्ली में अभी आतिशी बनी और जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर वीडियो अभी तक आपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। क्विज पीडीएफ के बारे में आपको बता चुका हूं, तो चलो कल के करंट अफेयर्स के एक बार क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा? सऊदी अरब। चर्चा में रही कोकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहां पे स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सौर परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434.25 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो असम। पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता कहां पे आयोजित हुई? नई दिल्ली। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अभी किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो प्रयुक्त सेनो। किसने पाट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में INR यानी कि भारतीय रुपया और MVR
में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? तो मालदीव। तो MVR मतलब मालदीवियन रुपया। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ पे शुरू हुआ? पुडुचेरी। और आखिरी प्रश्न पूछा, लगातार 3 T20 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो तिलक वर्मा। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले अभी किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा राम नारायण अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।